जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। नमस्कार, मैं देवेंद्र कौशिक। आज हम अपने खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में पहुंचे हैं फरीदाबाद के एसडीएम महावीर प्रसाद जी के पास, जिनसे जानेंगे उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, क्या क्या उनके कार्य हैं और जनता उनसे क्या उम्मीद रखती है और वो जनता का किस तरह से समाधान करते हैं उनकी समस्याओं का, और उन्हें क्या क्या समस्याएं आती हैं इस काम को करने में। हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के एसडीएम महावीर प्रसाद जी के पास। उनसे जानेंगे कि उनके कार्य क्षेत्र में क्या क्या काम आते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बतौर फरीदाबाद एसडीएम के तौर पर शहरी क्षेत्र और गाँव का क्षेत्र पूरा इनके अंडर में है उपमंडल के तौर पर, और कई विभाग सीधे सीधे इनसे जुड़े हैं जिनकी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। महावीर प्रसाद जी, आप बतौर एसडीएम जो फरीदाबाद की इस सीट पर बैठे हैं, तो क्या क्या आपके अधिकार हैं, किस तरह के आपके कार्य करने के तरीके हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो प्राइमरीली हमारा कंसर्न है लैंड ऑर्डर और कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो दो बड़े फंडामेंटल्स जॉब। उसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत व्हीकल रजिस्टरिंग अथॉरिटी या ड्राइविंग लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी, उनका रिन्यूअल मोटर व्हीकल्स का सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल है, वगैरह वगैरह, काफ़ी जो भी मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित कार्य हैं। उसके अलावा कोर्ट मैटर्स होते हैं, रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू एक्ट है, या फिर मैजिस्ट्रियल कैपेसिटी में सीआरपीसी 133 जिसमें पब्लिक न्यूसेंस का फैसला करते हैं, या सीआरपीसी 145 आदि कई ऐसे मैटर्स हैं जिनका कोर्ट की कैपेसिटी में एडजुडिकेट किया जाता है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की इंक्वायरी हैं जो सरकार की तरफ से आती हैं, उपायुक्त महोदय की तरफ से आती हैं विभिन्न मैटर्स में, या एक जनरल सुपरविजन है जो अन्य महकमों के ऊपर। हाँ, एक सरकार का आप आँख और कान का काम करते हैं सीधे तौर पर, वो किस तरह के आपके काम हैं जो सरकार के सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं। नहीं, जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन का जो कार्य है वो एक
अधिकारी को करना होता है, चाहे उसमें चाहे एसडीएम हो, चाहे कोई भी किसी भी स्तर का अधिकारी हो। और दूसरी बात रही कि पब्लिक एक अभिन्न कड़ी है सरकार और अधिकारियों के बीच में। हाँ, तो पब्लिक की ग्रीवेंसेस रिड्रेसल है। जैसे 11 से 1 बजे तक के लिए हम पब्लिक का टाइम होता है, वैसे तो पब्लिक कभी भी आ सकती है, लेकिन 11 से 1 बजे तक खास रूप से हमने टाइम रखा हुआ है, क्योंकि मीटिंग वगैरह जो होती हैं वो भी 11 से 1 के अलावा ही रखी जाती हैं मोस्टली। हाँ, तो उसमें पब्लिक ग्रीवेंसेस उनकी सुनी जाती है, उनका रिड्रेसल होता है, किसी विभाग से संबंधित होती हैं तो उस विभाग को रेफ़र कर दी जाती हैं, उस विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की जाती है अगर सिचुएशन गंभीर है तो, अगर शिकायत गंभीर है तो। इसके अलावा और प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ हैं, वीआईपी। हमारे ज़िले में जब कोई मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री या राज्यपाल महामहिम आते हैं या मंत्री महोदय आते हैं तो उनके साथ प्रोटोकॉल ड्यूटी लगाई जाती है। जिस तरह के आप अपने काम अधिकार बताए हैं आपने, तो एक बहुत लंबी लिस्ट ये बन के तैयार है। और हमारा जैसा प्रोग्राम का भी नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। क्या ये एक 9 से 5 का वक्त आपके लिए होता है या उससे भी अलग आपको काम करने पड़ते हैं इस तरह के? क्योंकि आमतौर पर जनता में एक मैसेज है कि भाई 9 से 5 अधिकारी मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लैंड ऑर्डर एक हमारा प्राइमरी कंसर्न है, तो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन तो कभी भी आ सकती है। वो तो शाम को भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है, रात को भी हो सकती है। कोई किसी वजह से कोई रोड जाम होता है तो वहाँ में फिर जाना पड़ता है। कोई समस्या आ जाती है जिसे कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति होती है तो वहाँ हमें इमीडिएटली पहुँचना होता है। आपके पास में जो जनता शिकायत लेके आती है उसमें दोनों तरफ शहरी हों या देहात से हों, रूरल से, किस तरह का आप उसमें देखते हैं कि भाई गांव के लोगों की समस्याएं ज़्यादा हैं या गंभीर समस्याएं गांव के लोगों की हैं, शहरी क्षेत्र की हैं? शहरी क्षेत्र के जो लोगों की समस्याएं हैं वो कॉरपोरेशन तक सीमित ज़्यादा होती हैं। हाँ, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं हैं, खासकर गांव में एनक्रोचमेंट का मामला है या गांव में पानी प्रॉपर नहीं है या रोड ठीक नहीं है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो गांव से ज़्यादा आती हैं। जो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या 2 तरह से हम बांट सकते हैं इसको? एक तो सीधे सरकार के डायरेक्शन आपके लिए, और एक दूसरा जो जिला उपायुक्त हैं उनकी तरफ से डायरेक्शन। वो एक ही बात है, वो कोई अलग बात नहीं है। क्या आप सीधे सरकार की तरफ से जो डायरेक्शन है उनमें और डीसी की तरफ से जो आपके पास जो डायरेक्शन आई हैं, कोई भी संबंधित जांच के विषय हैं, क्या वो एक ही बात मान के चलें या सीधे आपसे भी सरकार जवाब तलब करती है? नहीं, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, सीधे भी कर सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता। सामान्य तौर पर उपायुक्त महोदय के माध्यम से ही। हाँ, जो आपके पास में जनता समस्या लेके आती है वो किस तरह की समस्याएं मेजर होती हैं? मैंने बताया ना, जैसे अभी गांव में, जहाँ तक गांव में अतिक्रमण संबंधित समस्याएं ज़्यादा होती हैं। पंचायत की ज़मीन पर या शामलात भूमि होती है उसके ऊपर अतिक्रमण की समस्याएं। उनके जो निपटारे हैं आपकी तरफ से जो होने हैं वो क्या प्रक्रिया होती है? आप किस तरह से उनको संतुष्ट करते हैं? उसमें सबसे पहले तो पैमाइश करवाई जाती है उसकी, और ये जो फैक्ट जो है ये एस्टेब्लिश किया जाता है कि हाँ, ये वास्तव में पंचायत की भूमि है या शामलात की भूमि है। पैमाइश के माध्यम से ये तथ्य प्रूव किए जाते हैं कि हाँ, ये भूमि वास्तव में पंचायत की है। उसके बाद जो भी हमारी अतिक्रमण हटाने की जो व्यवस्था है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट या पुलिस फोर्स लगा के उससे वो अतिक्रमण हटा दिया जाता है। कई बार आप समस्याओं का समाधान करते हैं लेकिन फिर भी जनता उन पे या तो विश्वास नहीं करती या मानती नहीं है या संतुष्ट नहीं हो पाती। वो क्या रीज़न रहते हैं, क्या कारण रहते हैं कि इस तरह से जनता आप पर विश्वास नहीं करती अधिकारियों पे? ये क्या वजह होती है? क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरा जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं उसको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जनता अधिकारियों पे विश्वास करती है, लेकिन जो कुछ स्वार्थी तत्व जो हैं, जिनके निजी स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती, वो लोग अनर्गल बातें करते हैं। उनके लिए क्या तरीका है फिर आपके पास में? क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल तो उठते ही हैं, बेशक चाहे शरारती तत्व उठाते हों।
नहीं, हम अपनी तरफ से ठीक कार्य करते हैं। अब कोई कुछ कहता वो तो भी समाज का हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं समाज में जब बातें चलती हैं तो कुछ लोग उन पर विश्वास भी करते होंगे। नहीं, उसकी फिर ज़्यादा हम परवाह भी नहीं करते। तो हमने न्याय संगत जो बनता है वो करके। और इसके अलावा जो आपने जिम्मेदारी जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो बताया है, उसको लेके आपके क्या क्या किस तरह से काम करते हैं? मोटर व्हीकल एक्ट में मैंने बताया ना थोड़ा, जैसे हमारा एक ड्राइविंग लाइसेंस बनने की प्रक्रिया है। कोई भी उम्मीदवार जिसकी उम्र 18 साल है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले उसका लर्नर लाइसेंस बनता है। लर्नर लाइसेंस के वक्त एक स्टॉल टेस्ट हम करवाते हैं उसका। स्टॉल टेस्ट में हम बड़ी जनरल सी जो रोड सेफ्टी या रोड सिंबल्स उसको दिखाते हैं। तो वो बड़ा छोटा टेस्ट होता है, एक 7-8 मिनट का। हाँ, वो जब टेस्ट क्लियर होता है तो उसको लर्नर लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। उसके 30 दिन के बाद और 6 महीने के अंदर अंदर उसको रेगुलर लाइसेंस इशू किया जाता है। उससे पहले उसका मेडिकल और ड्राइविंग टेस्ट होता है। ड्राइविंग टेस्ट आपने देखा होगा, हमने सेक्टर 12 में हमारा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें हम करवाते हैं। उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होती है, कैंडिडेट किस गाड़ी से ड्राइविंग टेस्ट दे रहा है उस गाड़ी की वीडियोग्राफी होती है। उस प्रक्रिया के बाद उस ड्राइविंग टेस्ट में अगर वो पास होता है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अभी हमने कुछ बदलाव किया है। वो बदलाव ये है कि डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन हमने शुरू कर दिया। अब जो फॉर्म नंबर 20 है वो डीलर की तरफ से हमें ऑनलाइन आता है। उसमें 3 फॉर्म होते हैं, फॉर्म नंबर 20, 21 और 22। फॉर्म नंबर 21 डीलर की तरफ से होता है जिसमें व्हीकल की डिटेल लिखी होती है। और फॉर्म नंबर 22 कंपनी की तरफ से आता है जिसमें उसके चेसिस नंबर, इंजन नंबर लिखे होते हैं। तो वो 20 नंबर पहले डायरेक्ट आता था, उससे MVI से या डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर से उसकी पासिंग होती थी उसके ऊपर। लेकिन अब वो फॉर्म नंबर 20 ऑनलाइन कंपनी की तरफ से आ जाता है। सारे पर्टिकुलर्स कंपनी डीलर अपने आप भर के भेजता है, हमें उसमें कुछ नहीं करना होता। हमें सिर्फ उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देना होता है सिंपली। तो ये डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था। इसमें क्या है कि जो भी व्हीकल ओनर है, जो वाहन खरीदता है, वो सीधा डीलर के पास ही अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा देता है और डीलर हमें वो फॉर्म नंबर 20 में वो सारी डिटेल फिलअप करके हमें वो फॉरवर्ड कर देता है। एक तरह से जो ओनर है उसको समस्याओं से निदान दिलाने के लिए एक आप डीलर से सीधे आप संपर्क में हैं, उसको बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते। डीलर ही उसको आरसी सपोर्ट कर देगा बनने के बाद में। जी। आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, क्योंकि तहसील एक ऐसा विषय है, तहसील का नाम सुनते ही लोगों में एक अलग तरह की भावना या दुर्भावना पैदा होने लगती है। इस पे भ्रष्टाचार को लेके बड़े सवाल उठते हैं और वो भी आपके मातहत हैं। अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उन पे कैसे आप लगाम लगा पाते हैं या कैसे सुपरविजन रखते हैं, क्या तरीका है? देखो, हमने जब से टोकन व्यवस्था शुरू की है तो काफ़ी इसमें हमने नियंत्रण इस पे किया है। टोकन का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जब भी आप आओगे तो सबसे पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन क्लर्क को अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाओगे। डॉक्यूमेंट्स में आपकी मलकियत के सबूत, जो आपकी स्टाम्प निर्धारित है वो स्टाम्प फीस, रजिस्ट्रेशन फीस की जो स्लिप होती है वो आप दिखाओगे। उसमें RC ये चेक करेगा कि भी फीस कंप्लीट है और इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और कागज डॉक्यूमेंट जो हैं वो दे आर परफेक्टली फाइन ईच एवरी एस्पेक्ट। उसके बावजूद वो भी देखेगा कहीं कोई इसके ऊपर स्टे तो नहीं है। हाँ, सारी चीज़ क्लियर होने के बाद फिर वो पार्टीज़ की फ़ोटो होंगी, वो रजिस्ट्री उसकी हो जाएगी। तो हमने काफ़ी इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है और ऐसी बात नहीं, हम काफ़ी भ्रष्टाचार को रोकने में काफ़ी हद तक सफल भी हुए। जिस तरह का आप ये सिस्टम बता रहे हैं इसके हिसाब से भ्रष्टाचार बिल्कुल उसमें नहीं आना चाहिए जी। लेकिन क्या अभी भी इस तरह की कोई शिकायतें मिलती हैं? यदि अगर ऐसी शिकायतें मिलती है तो वहाँ कहाँ चूक दिखती है? नहीं, अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलती।
जो सिस्टम अपनाया गया है बिल्कुल एकदम फुल प्रूफ है। फुल प्रूफ सिस्टम है। इसमें ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो हैं वो लाइन तोड़ने की कोशिश करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, ऐसी शिकायतें ज़रूर सुनने में आई है। आपके पास में जो शिकायतें आती हैं वो केवल आप तक ही हैं जिनका निपटारा आपके यहाँ सीट से ही होना है, या आप नीचे उन शिकायतों को भेजते हैं, या कुछ ऐसी शिकायतें होती होंगी जो आप तक आपके लिए नहीं होती हैं लेकिन फिर भी आपके पास तक पहुँच जाती हैं? नहीं, मुख्य तो डिपेंड करता है कि किस तरह की सिफारिश है वो शिकायत है, और उसका निपटारा किस स्तर पे होना है। अगर किसी को सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहिए रजिस्ट्रेशन क्लर्क से कोई, तो रजिस्ट्रेशन क्लर्क के नाम मार्क कर दी जाएगी, उसको इन्फॉर्मेशन दे। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि इस तरह से जागरूकता फैले या लोगों को पता चले कि भाई आपके स्तर की नहीं है, वो क्लर्क से जानकारी लेनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को पता नहीं है, वो एक एसडीएम एक ऐसा पोस्ट है कि हर कोई एसडीएम के पास में अपनी शिकायत लेके पहुंचना चाहता है। वो पहले ट्राई नहीं करना चाहता कि भाई हाँ मेरा काम तहसीलदार से भी हो सकता है या किसी और से भी हो सकता है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ऐसी बहुत सी शिकायतें आती हैं। हाँ, मैं जैसे बताऊं क्या, वो कई बार तो पोस्टमार्टम एग्जाम्शन के लिए भी वो एसडीएम्स के पास आते हैं, जी पोस्टमार्टम ना करवाया जाए। तो उसमें थोड़ा सा हमें पब्लिक को बताना पड़ता है, उसको अवेयर करना पड़ता है कि ये मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। इसके अलावा अन्य कई ऐसी बातें हैं जो पब्लिक लेके आती है और जिनका निपटान किसी अन्य अधिकारी या किसी अन्य स्तर से होना होता है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी हमारे दफ्तर में आता है उसको ठीक जानकारी दी जाए, उसको थोड़ा अवेयर किया जाए कानून के बारे में। तो कहीं ना कहीं ऐसी क्यों ना व्यवस्था बन पाए कि भाई लोगों में जागरूकता हो, या इस तरह के जो आपके अटेंडेंट हैं या आपका जो कार्यालय में पीए हैं वो उनको पहले ही वहाँ रोक के बता दिया जाए कि भाई आपकी शिकायत यहाँ इस स्तर की नहीं है, आप यहाँ चले जाएं, यहाँ आप इसको कर लें। क्योंकि वर्कलोड कहीं ना कहीं फिर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और असंतुष्ट भी फिर आपसे ही होते हैं, क्योंकि आपको सीधे सीधे जुड़ा हुआ नहीं है वो। नहीं, उसमें जो हमने 11 से 1 बजे तक का टाइम रखा पब्लिक डीलिंग का, उसमें फिर पब्लिक की एक यूँ ही होता है कि सीधे एसडीएम से जाके मिले। जी हाँ। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप हमारे पास क्यों आए हो, हमें उसकी शिकायत का निपटारा करना पड़ता है या उसको बतलाना या समझाना पड़ता है। तो क्या आपके नीचे की जो पोस्ट है वो इतनी कमज़ोर हैं कि सीधा सीधा जो एसडीएम से मिलना पड़ता है? ये वो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते इसलिए लोग आपके पास तक पहुंचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी कोशिश होती होगी कि मेरा अगर तहसीलदार से काम है तो मैं वहीं से करा लूँ। हर व्यक्ति कानूनी रूप में इतना सक्षम नहीं है कि उसको सारी जानकारियाँ हों। हाँ, तो सवाल ये नहीं कि मेरे ऑफिस में कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट है, सवाल ये है कि कानून क्योंकि एक काफ़ी पेचीदा मामला है, तो एक हर आदमी ज़रूरी नहीं कि इसको जानकारी रखता हो, कि बहुत सक्षम हो कि उसका हर कानून की जानकारी हो। एक आपके कार्यालय से जुड़ा हुआ है मैरिज एक्ट का मामला। जी, ये क्या है, किस तरह से काम होता है इस पे? मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं जैसे तहसीलदार और जॉइंट कमिश्नर एमसीएफ। तो हमारे पास तो सिर्फ डिले कंडोन, अगर किसी के रजिस्ट्रेशन में डिले है 1 साल तक का, तो वो एसडीएम के पास आएगा बीइंग रजिस्ट्रार मैरिज। अगर उससे ज़्यादा डिले है फिर उपायुक्त महोदय के पास जाएगा। तो जो अगर 1 साल तक के आपके पास में आते हैं। जी एसडीएम साहब, हम देख रहे हैं आप जब से सुबह से आप कई फाइलों को निपटा रहे हैं, क्या ये इस तरह की डाक आपको रोजाना निपटानी होती हैं, क्या हैं ये? हाँ, ये अर्जेंट डाक है। वो हर संबंधित हमारे क्लर्क को, असिस्टेंट को, सुपरिटेंडेंट को वो मार्क करनी होती है जिससे भी संबंधित वो फाइल है। तो क्या इतनी डाक निपटाने के साथ साथ में और जनता की ग्रीवेंस भी आप सुन रहे हैं, कैसे वक्त निकल पाता है इसके लिए? या एक रूटीन प्रक्रिया में आ गया है? कभी ऐसा महसूस होता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है काम का, आप व्यक्तिगत अपने कामों के लिए समय नहीं निकाल पाते हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त ये काम बोझ तब लगता है जब आप काम को बोझ समझते हो। काम को एंजॉय समझ के करो तो कभी बोझ नहीं लगेगा।
बिल्कुल, हम फरीदाबाद के एसडीएम महावीर प्रसाद जी से जानेंगे आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में कि और क्या क्या ऐसे काम हैं जो जनता उनसे संतुष्ट होकर यहाँ से निकले, एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में। और हम आज बात कर रहे हैं फरीदाबाद के एसडीएम महावीर प्रसाद जी से और उनसे जान रहे हैं उनके कार्यक्षेत्र, उनके अधिकार की बात और जनता का कैसे वो समाधान करते हैं। एसडीएम साहब, आपके पास में क्या क्या और ऐसी चीज़ें हैं जो आप जनता को बताना चाहते हैं और जनता भी एक अधिकारी के तौर पर आपको समझे और जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका भी पता चले उनको कि वो किस तरह से काम करते हैं, क्या शेड्यूल रहता है। जो कुछ जनता से जुड़ी हुई काफ़ी बातें हैं, जैसे जो हमारी सरकार की स्कीम्स हैं, चाहे वो राजीव गांधी बीमा योजना हो, चाहे सघन योजना हो, चाहे लाडली योजना हो, और अभी आपने सुना होगा जो हमारा जो पेंशन स्कीम जो है वो सारी है ऑनलाइन कर दी गई है। और करीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में करीबन 90% जो अकाउंट्स थे वो हमने वो ऑनलाइन कर दिए, ऑनलाइन हो चुके हैं। उनको बैंकों से ये मान के चलें कि बैंकों से पेंशन मिलनी शुरू हो चुकी है। अब वो खाता धारक का जो पेंशन है वो बैंक अकाउंट में जाएगी, पेंशनर की जो पेंशन है वो बैंक अकाउंट में जाएगी। इसके अलावा मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू जो छूट गया था उसके बारे में बताना चाहूँगा कि अभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया है सरकार ने। तो इसमें आके सुबह हमने अपने जो आधार कार्ड की जो लास्ट 8 डिजिट्स हैं वो फिलअप वो करके ये अटेंडेंस हमें लगानी होती है। जी जी जी। क्योंकि आज की मैं लगा चुका हूँ इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगा। ये 2 बार लगती है, सुबह और शाम। अच्छा अच्छा। तो इससे क्या है, थोड़ी सी जो पंक्चुअलिटी है वो हमारी निश्चित हमारे कर्मचारियों की निश्चय ही बढ़ी है वो काफ़ी। ये आपकी बायोमेट्रिक मशीन है, ये आपके यहाँ सिस्टम पे जो हम देख रहे हैं, क्या जी जो आपके नीचे कर्मचारी हैं या और भी अधिकारी हैं? ये सब कर्मचारी अधिकारियों के लिए। क्या इसी तरह सिस्टम पे हैं उनके, सिस्टम मशीन लगी हुई है सिस्टम पे ही? अच्छा, ऐसे सिस्टम पे ही है वो। तो सबके लिए अलग अलग सिस्टम दिया गया है इस तरह? नहीं, एक ही सिस्टम पे हमारे जितने भी क्लर्क असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं उनकी अटेंडेंस हो जाती है। अच्छा,
लेकिन एक इसमें सिस्टम में एक बताते हैं, क्योंकि कर्मचारियों से या अधिकारियों से जिस तरह से बात होती है कि आपने यदि 9 बजे आके यहाँ आपने अटेंडेंस लगा दी, उसके बाद में आप फ्री हैं, क्योंकि जो यहाँ नज़दीक रहने वाले या रह रहे हैं वो आप बेशक फिर यहाँ से चले जाएं और आप 5 बजे आके फिर दोबारा से अटेंडेंट लगा दें। नहीं, इसका कोई, ये तो बड़ी एक, मैं कहूँगा, इर्रेलेवेंट सी शिकायत है एक। जी नहीं, कई कर्मचारी वो खुश भी हैं, क्योंकि सरकार नहीं, ये कार्य जब रजिस्टर में होते थे, ये तो तब भी हो सकता था ये कार्य तो। जी उस सिस्टम में थोड़ी सी खामियां ज़्यादा थी, क्योंकि उस सिस्टम में आप 1 बजे भी आके अपने मॉर्निंग के उसमें अपने सिग्नेचर कर सकते हो। जी। इसमें आप 9 बजे आए हो तो 9 बजे की अटेंडेंस लगेगी आपको। 1 बजे आके आप 9 बजे की अटेंडेंस नहीं लगा सकते। हाँ। जी। अच्छा, आपके यहाँ से क्या क्या लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से जो आपके सीट से जनता को मिलेंगी या मिल रही हैं? नहीं, डायरेक्टली ऐसी जो स्कीमें हैं तो खासकर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हैं उनके कार्यालयों से संबंधित हैं। आपके यहाँ से सीधे कोई ऐसा वो नहीं है, स्कीम नहीं है जो आपके टेबल से जा सकती हो, लोग फ़ायदा उठा, जैसे आप शगुन योजना की बात कर रहे थे? ये सारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जो हैं उनसे संबंधित, और वहीं से उन्हें पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। कुछ स्कीम है जैसे राजीव गांधी बीमा योजना, वो हमें रिकमेंड करके भेजनी होती है, क्योंकि उसमें कई तथ्यों की वेरिफिकेशन होती है, नाम की, एज की, उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है या नहीं है, उसमें डेथ सर्टिफिकेट लगा है या नहीं, कहीं वो सुसाइड केस तो नहीं है, क्योंकि सुसाइड केस में वो इसका लाभ नहीं मिलता। बतौर एसडीएम आपके नीचे कई डिपार्टमेंट में विभाग हैं जिनकी जांच या देख रेख वो भी आपके कहीं ना कहीं नज़र में रहती है, तो ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिनको आप सीधे तौर पे आप आदेश भी दे सकते हैं उनके अधिकारियों को? जनरली हर महकमा जाता है, क्योंकि बीइंग सुपरवाइजरी ऑफिस ऑफ माय सब डिवीज़न आई कैन इंटरफेयर इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट। एक आप जांच से कई चीज़ों की जांच आपको दी जाती है कई विषयों पर, एक माइग्रेंट का भी है आपके पास, या आपदा प्रबंधन का है, ये सारी चीज़ें आपके पास में हैं। अभी पीछे एक मामला हुआ यामा का, उसमें बताया गया आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए बहुत जल्दी उसको निपटारा भी करा दिया। इस तरह की जाँचें हैं जो वो आप कैसे उनको देख पाते हैं, ये कर पाते हैं? देखो, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एक तो दिया जाता है दोनों पार्टीज़ को, कंप्लेनेंट को भी और जिसके खिलाफ शिकायत है उसको भी। उसके अलावा तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं और उनकी समीक्षा करके उसका फैसला कर दिया जाता है। जिस तरह से इस जांच को निपटाया गया है इतनी जल्दी, उसी तरह कोई और भी आपके पास में इस तरह के होंगी जिनकी आप इंक्वायरी कर रहे होंगे? कोई ऐसी टिपिकल जो बहुत ज़्यादा पेचीदगी? नहीं, उनके बारे में अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा। जी, ये थे हमारे साथ में एसडीएम महावीर प्रसाद जी। और महावीर प्रसाद जी, अब आप हमें, क्योंकि आप एक जांच का विषय ये भी है कि आप डिपार्टमेंटों पर, विभागों पर नज़र रखते हैं, तो आज कहाँ आप निरीक्षण करने वाले हैं? आपको सबसे पहले मैं मेरे ऑफिस से संबंधित जो ईदिशा केंद्र है जी, उसकी मैं विजिट करवाना चाहूँगा। जो ईदिशा केंद्र बनाया गया है, आपने जो विजिट कर रहे हैं, क्या क्या काम है जिस हिसाब से लोगों के हो जाएंगे? इसमें जो भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कार्य है सारी है। इसमें जो भी कैंडिडेट एंटर करता है सबसे पहले उसको टोकन के बाद, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन संबंधित फाइल है तो फी विंडो पे जाएगा, वहाँ से फीस कटवा के संबंधित जो भी जैसे रजिस्ट्रेशन वो फाइल चेक करेगा कि फीस कट चुकी है, फाइल ठीक है। उसके बाद वो
स्टूडेंट को फाइल चली जाएगी, उसके बाद वो फाइल में ऐसे ही लाइसेंस का जो है, लाइसेंस की जाके फ़ीस कटवाने के बाद उसके बाद यहाँ ये जो है फोटो यहाँ कैंडिडेट की फोटो ये माना जाए कि बिल्कुल सब कुछ काम ऑनलाइन सिस्टम से होगा, कोई बीच में सिफारिश नहीं आएगी किसी तरह की, नहीं, कोई सिफारिश नहीं, और ना ही सिफारिश का काम हो पाएगा। आप ही देख ही रहे हो सिस्टम, कैंडिडेट अपनी फाइल खुद लेके आ रहा है। जी जी हाँ। तो एक हेल्प डेस्क की ज़रूरत नहीं महसूस होती कि कोई हेल्प डेस्क हो और लोगों को बताया जाए हेल्प डेस्क के माध्यम से, क्योंकि कई चीज़ें पता नहीं हो पाता। ये जो हमने साइनेज लगा रखे हैं, ये अपने आप में हेल्प डेस्क का काम कर रहा है। यदि फिर भी कोई अगर बाकी कोई है तो हमारा ये स्टाफ अच्छा बता दिया जाता है, बता दिया जाता है कि कौन सी खिड़की पे आपका काम करना है। सीएम विंडो जो बनी है उसकी शिकायतों को भी कहीं ना कहीं आप निपटाते होंगे जी। वो किस तरह की शिकायतें ज़्यादातर होती हैं? कोई भी शिकायत आ जाएगी और उसको आपके पास पहुंचाते हैं? नहीं, वो मुख्यतः वो भी हर महकमे से संबंधित शिकायतें होती, किसी भी महकमे से संबंधित कोई शिकायत सीएम विंडो पर रख सकती है। अच्छा, तो उसका सिर्फ उसकी एक सीरियसनेस इसलिए बन जाती है क्योंकि उसका संज्ञान सीएम ऑफिस लेता है। हाँ। तो क्या सीएम विंडो पे जब शिकायत लगती है लोगों की, तो चाहे वो झूठी है या सही है, सीधी पहले सीएम वहाँ तक जाएगी, सीएम कार्यालय तक, या यहाँ पहले उसका निस्तारण अगर ऐसा है तो वो नीचे भी हो सकता है पहले ही पहुँचने से पहले? नहीं, नीचे भी हो सकता है। हमारी कोशिश तो ये होती है जितना जल्दी ये हम कर सकें। तो सीधा सीएम विंडो पर शिकायत देने वाले की शिकायत सीधे सीएम ऑफिस में नहीं पहुँचेगी, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, शिकायत तो वहीं से पहुँचती है पहले, लेकिन उसकी चूंकि एक कापी हमें भी मिल जाती है, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि हम पहले वहाँ से आए आपके पास, हाँ, उससे पहले आपके यहाँ भी निपट निपट सकती है। सकती है। किस तरह से यहाँ काम होता है इस जगह पे? ये लर्नर लाइसेंस के लिए जो अप्लाई करता है कैंडिडेट, तो सबसे पहले उसको जो विभिन्न जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजंस हैं या रोड सेफ्टी के प्रोविजंस हैं उनकी जानकारी दी जाती है। आप देख रहे हो जैसे क्लासरूम टीचिंग है, और उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ स्टॉल टेस्ट लिया जाता है। हाँ। तो क्या ये रोज का काम है या कितने दिन कब कब? ये रोज सोमवार से शुक्रवार क्या टाइमिंग है जो अगर यहाँ पहुँचे? सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक ये क्लासेस चलती हैं, और इसी दौरान इस पे जो विभिन्न डेस्क बने हुए वहाँ पे कैंडिडेट्स का स्टॉल टेस्ट लिया जाता है। ये जब टेस्ट लिया जाता है, यदि इसमें कोई फेल होता है तो दोबारा कब अप्लाई कर सकता है इसको लेकर? नेक्स्ट डे। अच्छा, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप इतनी बार ट्राई कर सकते हैं, कुछ ऐसा भी है? इसमें कुछ नहीं है। फरीदाबाद के एसडीएम महावीर प्रसाद जी आज यहाँ पहुँचे हैं देखने के लिए कि जहाँ ड्राइविंग टेस्ट हो रहे हैं, लोगों के टेस्टिंग के लिए यहाँ आए हैं, तो किस तरह से यहाँ ड्राइविंग टेस्ट दिए जा रहे हैं उनके बारे में हम उनसे बात करते हैं। क्या क्या तैयारियाँ होती है, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं यहाँ के। एसडीएम साहब, आप यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह की यहाँ टेस्टिंग होती है, इनकी क्या तरीका होता है? आप देख ही रहे होगे यहाँ सारे साइनेजेस सिग्नल्स लगाए हुए हैं। उससे पहले सबसे पहले कैंडिडेट को ब्रीफ किया जाता है कि आपने कैसे रोड साइंस का ध्यान रखना है, सीट बेल्ट
पहले लगानी है, उसके बाद रैंप है, रैंप के ऊपर से कैसे चलाना है आपको, तो थोड़ा उनको डायरेक्शन दी जाती है। क्या पूरे हाँ जी जी हाँ, उसके बाद कैंडिडेट का जो मूवमेंट होती है, हर मूवमेंट का ऑब्जर्व किया जाता है और कोई भी कमी पेशी उसमें पाई जाती है तो उसका ड्राइविंग टेस्ट में उसको फेल कर दिया जाता है। क्या इसका सुपरविजन भी आपके ही जिम्मे है, आप ही देखते हैं या आपको रिपोर्ट मिलती है कि ये फेल हुए हैं या पास हुए हैं? नहीं, प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता की वजह से मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता। रैंडमली मैं ज़रूर यहाँ आता हूँ, अदरवाइज़ हमारे अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर, इनकी सुपरविज़न में सारा सब कुछ होता है। कितने लोगों का टेस्ट एक दिन में लिया जाता है यहाँ? ये डिपेंडिंग अपॉन लगभग 30-40 हो जाते होंगे रोज। हाँ हाँ, 40 उन्होंने एवरेज 40 के आसपास कैंडिडेट हो जाते हैं। जब आप यहाँ दौरा करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो कुछ आपकी तरफ से सुझाव यहाँ दिए जाते हों, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई अगर यदि कमी दिखती है तो उन किस तरह के सुझाव आप देते हैं यहाँ पहुँचते हैं तो? नहीं, सबसे पहले तो इस ग्राउंड की हालत ही इस लायक नहीं थी कि इसमें ड्राइविंग टेस्ट करवाया जा सके, तो इस ग्राउंड को ठीक करवाया गया। उसके अलावा खासकर रोड सेफ्टी के बारे में जो है वो हमारा मेन एम्फेसिस होता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सी डेथ्स रोड एक्सीडेंट की वजह से होती हैं, तो जो रोड सेफ्टी पहलू है उसका खास ध्यान रखा जाता है। जी बिल्कुल, आज हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आज हम साथ थे फरीदाबाद के एसडीएम महावीर प्रसाद जी के पास में, जिनके पास एक उपमंडल स्तर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कई तरह के उन्होंने जिस तरह से काम बताए, हमें अधिकार बताए और जनता की समस्याओं को सुनने के तरीके बताए, उससे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं पूरी तन्मयता से। और जिस तरह से यहाँ फील्ड में जहाँ ड्राइविंग टेस्ट लिए जा रहे हैं वहाँ भी वो पहुँचे हैं और यहाँ इंस्ट्रक्शन उन्होंने जिस तरह से दी हैं या लोगों को बताया है, वो एक वास्तव में काबिल तारीफ़ है। हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आज के लिए इतना ही। फिर अगले हफ्ते किसी और अधिकारी के साथ होंगे, उनसे जानेंगे उनके अधिकारों के बारे में। नमस्कार। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान? जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार?